हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग शुरू करने जा रहे हैं। डाटा मीन्स क्या होता है? डाटा मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ सम नंबर्स और सिंबल्स यूजिंग सम इंफॉर्मेशन, गिविंग सम इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल, marks of 5 students in a mathematics test out of 10 are these. So these marks are collectively called, this whole is called data. और इनमें से हर एक को कहेंगे ऑब्जर्वेशन, हर एक को कहेंगे ऑब्जर्वेशन, और कलेक्टिवली ये 10 के 10 कहलाएंगे डेटा. तो व्हाट इज अ डेटा? इट इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स और सिंबल्स गिविंग सम इंफॉर्मेशन. ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये किसी मैथ्स टेस्ट में 10 बच्चों के मार्क्स हैं. इसी प्रकार से अगर किसी क्रिकेट टेस्ट में किसी प्लेयर के अलग अलग मैचेस में कितने रन्स बनाए उसको लिख दें, दैट आल्सो कंस्टिट्यूटेड डाटा, राइट? तो व्हाट इज हैंडलिंग? हैंडलिंग मीन्स यूजिंग डाटा, यूजिंग डाटा, इसको डाटा भी बोल देते हैं, डाटा भी बोल देते हैं. यूजिंग डाटा टू गेट सम डिजायर्ड रिजल्ट. अगर हम डाटा का कुछ पर्पस को लेके हमें ये चीज चाहिए, उसके लिए इसका अपने तरीके से उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं हैंडलिंग ऑफ डाटा. जैसे फर्ज करो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैथ्स टेस्ट में कम से कम कितने नंबर आए, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर आए, और अधिकतर नंबर कितने आए. तो इस डाटा से मैं अगर मैं जानना चाहता हूँ तो मैं इसको क्या करूंगा? सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना पसंद करूंगा. असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इन्हें लिखता हूं तो कैसे लिखूंगा? असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, यानी सबसे पहले सबसे छोटा, तो 3, उसके बाद 3 के बाद है इसमें 4, फिर 5, फिर 6, फिर 6, फिर 6, फिर 7, और फिर 8, फिर 9, फिर 10. काउंट कर लेना चाहिए सारे लिखे गए कि नहीं. ये 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो इस तरीके से हमने ये लिख लिए. अब मुझे पता है कि सबसे कम नंबर किसी बच्चे के आए हैं तो वो 3 आए हैं, उससे कम नंबर नहीं आए हैं. सबसे ज्यादा नंबर 10 में से 10 आए हैं, ओके. और 3 बच्चों के 6 नंबर आए हैं, राइट. तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, इस डाटा को अपने तरीके से हैंडल किया ताकि मैं जो रिजल्ट्स चाहता हूं वो प्राप्त कर सकूं. रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. अगर हम किन्हीं डाटा का यूज करके, अगर हम किन्हीं डाटा का यूज करके उनके बारे में कोई बात प्राप्त करते हैं, उनको लेकर कोई बात प्राप्त करते हैं, कोई जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो जानकारी कहलाती है उन डेटाओं की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू. एक डाटा से बहुत सारी बातें प्राप्त की जा सकती हैं, वो सब कहलाएंगी उन डेटास की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज. तो आइए कुछ डेटास को लेकर उनसे कुछ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज उनकी प्राप्त करते हैं. पहली रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है अरिथमेटिक मीन, जिसको सिंपली मीन या एवरेज भी बोल देते हैं. ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं
total of observations upon number of observations. Number of observations. Total of observations upon number of observations. आइए इस पर एक एग्जांपल देखते हैं. एक बच्चा पहले दिन 4 घंटे पढ़ता है, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ता है और तीसरे दिन वो 3 घंटे पढ़ता है. तो बताओ ऑन एन एवरेज वो कितने दिन पढ़ा. तो हम इसको निकालेंगे कि एवरेज स्टडी इक्वल्स एवरेज स्टडी इक्वल्स 4 + 5 + 3 अपॉन, ऊपर मैंने क्या किया, टोटल किया तीनों ऑब्जर्वेशंस का, और नीचे क्या लिखना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3. तो नीचे लिखेंगे 3. कितना आ गया, ये आ गया 12/3 यानी कि 4. तो यानी कि वो ऑन एन एवरेज कितना पढ़ा, 4 आवर्स पढ़ा. एक दिन 4 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ा. तो ऑन एन एवरेज वो 4 घंटे पढ़ा. एक बैट्समैन ने अपने 6 मैचेस में ये रन्स बनाए. हमें निकालना है कि उसने ऑन एन एवरेज कितने रन बनाए. तो यानी हमने एवरेज निकालनी है, यानी मीन निकालना है. अगर वो कहता है एवरेज निकालो तो एवरेज वर्ड लिखो, वो कहता है मीन निकालो तो मीन वर्ड लिखो. वैसे तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का जवाब में ही आंसर दिया जाए तो बेटर रहता है. अब उसने कहा ऑन एन एवरेज उसने कितने रन बनाए. तो हम लिखते हैं एवरेज, फॉर्मूला लिख लो तो बहुत अच्छा रहता है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, बस नंबर्स बढ़ गए हैं. पहले 3 थे, अब 6 है. तो ये हो गया है इक्वल्स 36 + 35 50 46 60 55 अपॉन, ये 6 हैं, इनको काउंट कर लेते हैं कि 6 के 6 लिखे गए, 1 2 3 4 5 6. तो टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऊपर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नीचे. इनको ऐड करेंगे तो आएगा 282 अपॉन 6. इसको हल किया, पहले 2 से काट दिया, 2 3 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 1 जा. अब इनका एडिशन 6 है, दोबारा ये 3 से कट सकता है, मतलब 3 से भी कट सकता है. ये हो गया. तो ऑन एन एवरेज उसने 47 रन्स बनाए. क्या मतलब है इस बात का कि उसने 47 रन्स बनाए. सबसे पहले तो देखो जो एवरेज आया है वो कैसा है. वो इसमें सबसे कम स्कोर कितना है, सबसे कम स्कोर है 35 और सबसे ज्यादा स्कोर कितना है 60. तो ये जो एवरेज नंबर आया है ये सबसे कम और सबसे ज्यादा के बीच में होगा. इनफैक्ट ये सारे डाटा के बीच में होगा. तो हर हालत में ये सबसे कम से कम नहीं हो सकता और सबसे ज्यादा स्कोर, सबसे ज्यादा बड़ी ऑब्जर्वेशन से बड़ा नहीं हो सकता. मीन हमेशा सबसे कम और सबसे
मिनिमम ऑब्जर्वेशन एंड मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन के बीच का होता है। और क्या मतलब है इस बात का कि उसने 47 के आसपास समझ लो रन बनाए, यानी अगर इस सारे डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसने हर रोज मतलब हर मैच में 47 रन बनाए। ठीक है, एवरेज हमें बताता है उसने राउंड अबाउट 47 रन बनाए, और ये डेटा हमेशा सबसे छोटे सबसे बड़े के बीच में होता है, राइट। इस बात को हम रिमार्क करके लिख लेते हैं। एवरेज और मीन जो भी बोलो इज ऑलवेज between is always between the minimum is always between the minimum and the maximum observation. रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब अगर हमें इसकी रेंज निकालनी है, पहले तो इसकी रेंज निकालनी है। ये क्या है? ये डाटा है एक स्कूल में 10 टीचर्स की जो एजेस है उनका डाटा है। अब इसकी रेंज निकालनी है, तो रेंज क्या होगी? रेंज होगी, उससे पहले हम क्या करें, पहले इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, जिससे हमें बहुत आसानी रहती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का ये फायदा है कि कई बार हमें हाईएस्ट वैल्यू कुछ और लगती है, जबकि उससे बड़ी वैल्यू कोई होती है और वो हमसे स्किप हो जाती है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर हम हाईएस्ट वैल्यू गलत नहीं पहचानेंगे, तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना चाहिए। तो सबसे कम क्या वैल्यू है इसमें? सबसे कम वैल्यू है 23 और फिर है 26। तो 23, 26, उसके बाद है 33, 32 भी है, 28 भी है, 28, फिर 32, फिर 33, फिर 33 के बाद 35 भी है, 35, 38, उसके बाद है 40, 41, फिर है 54। काउंट करें 10 की 10 लिखी कि नहीं? हमने 10 की 10 वैल्यूज लिख ली हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब हमारा काम बड़ा आसान है, हम गलत नंबर नहीं पहचानेंगे। तो रेंज क्या हो गई? रेंज हो गई हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, तो रेंज आ गई 31। अच्छा, अगर हमसे कोई कहे रेंज के साथ इसमें आप ये निकालो कि सबसे कम उम्र के टीचर कौन है, की कितनी एज है, और सबसे अधिक उम्र के टीचर की कितनी एज है, तो हम लिखेंगे यंगेस्ट टीचर
equals 23 years old and सबसे अधिक उम्र के टीचर को हम लिखेंगे ओल्डेस्ट टीचर इक्वल्स कितनी एज है 54 इयर्स ओल्ड। अच्छा भाई साहब वो ये भी मांगता है इसका मीन निकाल दो, तो मीन कैसे निकालेंगे? मीन इक्वल्स 23 plus 26 plus 28 32 33 35 and 38 40 41 54। क्या 10 के 10 लिख लिए हैं? यस। तो इनका सम ऊपर और इनका नंबर नीचे, ये हम इस तरह से इसका निकाल सकते हैं कि इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 350 अपॉन 10, तो कितना आ गया 35 इयर्स। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज एक टीचर की उम्र 35 इयर्स है, यानी जो टीचर्स हैं उनकी उम्र 35 के आसपास है। तो इस तरीके से हम रेंज और मीन निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो आराम से, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लो। इसके अंदर ये मैंने काउंट किए हैं 20 नंबर्स हैं। सबसे पहले उसने कहा है कि इनको टेबुलर फॉर्म में दिखाओ। ऑफ कोर्स इन्हें टेबुलर फॉर्म में दिखाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे नंबर्स हैं। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? पहले लिखेंगे नंबर, फिर लिखेंगे टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, और फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ओके, अच्छा नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर लेते हैं, चलो सबसे छोटा नंबर ही लेना चाहिए। दिस इज 1, और उसके बाद 1 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? क्या 2 आ रहा है? 2 भी आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है? 3 आ रहा है क्या? 3 भी आ रहा है। 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, और 8 भी आ रहा है। क्या और कोई भी आ रहा है? 9 भी आ रहा है। और कोई आ रहा है? और कोई नंबर नहीं आ रहा क्योंकि सिंगल डिजिट नंबर्स हैं और वो सारे आ गए हैं, 0 इसमें नहीं है। इसको क्लोज कर दो। और अब क्या करना है देखो, नंबर 4 आया है तो नंबर 4 के आगे एक बार लगा दो, 1 लिख दो बेशक, मतलब इसको बार बोलते हैं, टैली बार्स बोलते हैं। वैसे टैली मार्क्स नहीं, टैली बार्स बोलना चाहिए। टैली बार्स, दे आर कॉल्ड बार्स। 6 है, 6 के आगे भी एक लिख दो। फिर 7 है, 7 के आगे एक लिख दो। 5 के आगे एक लिख दो। 3 के आगे एक लिख दो। फिर 5 के आगे एक और लिख दो। फिर 4 के आगे एक लिख दो। 4 के आगे एक लिख दो। 5 के आगे एक और लिख दो। फिर 2 के आगे एक लिख दो। फिर 6 के आगे एक लिख दो। फिर 2 के आगे, फिर 5 के आगे, फिर 1 के आगे, फिर 9 के आगे, फिर 6 के आगे, फिर 5 के आगे,
अब 5 के आगे जब 4 बार्स हो गए तो 5वें बार की जगह ये डायगोनल बना देते हैं, यानी कि हम 5-5 के बंडल बनाते चलते हैं। फिर उसके बाद 8 के आगे, अभी तक 8 कोई नहीं था, फिर 4 के आगे, फिर 6 के आगे, फिर 7 के आगे। ओके, अब इनको काउंट करके लिख लो, 1 2 1 और 3 5 4 2 1 1। अब इनको अगर हम काउंट करें तो कितना आना चाहिए? 20 आना चाहिए, क्योंकि ये सारे 20 है और हर एक के लिए एक बार लगाया था। तो 1 2 4 8 13 18 13 16 17 18 19 20। तो ये है 20, यहां लिख दिया 20 और यहां लिख दिया टोटल। तो फ्रीक्वेंसी से क्या मतलब समझे आप? फ्रीक्वेंसी से मतलब है रिपीटिशन, यानी नंबर 1 कितनी बार रिपीट हुआ, नंबर 2 कितनी बार रिपीट हुआ, नंबर 3 कितनी बार रिपीट हुआ, नंबर 5 कितनी बार रिपीट हुआ, नंबर 9 कितनी बार रिपीट हुआ। नंबर्स ये हैं, लेकिन जैसे नंबर 2 बार आया है, जैसे 4 3 बार आया है, जैसे 5 5 बार आया है, इस प्रकार से 20 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है रिपीटिशन। तो इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्या होगा? 3 कॉलम्स बनाए जाएंगे। पहला तो इनको जो कहा जाएगा, अगर ये नंबर्स है तो नंबर्स कहे जाएंगे, रुपीस है तो रुपीस कहे जाएंगे, राइट। और कोई चीज है जैसे कि नंबर ऑफ बुक्स है तो नंबर ऑफ बुक्स कहे जाएंगे। दूसरा टैली मार्क्स और तीसरा फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज द टेबुलर फॉर्म। अब वो कहता है, इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज विच नंबर इज द हाईएस्ट। कौन सा नंबर हाईएस्ट है? तो तुम्हें पता है, इसमें नंबर 8 और नंबर 9 जो है इट इज द हाईएस्ट। फिर उसने पूछा है विच इज द लोएस्ट। तो वी नो दैट नंबर 1 इज द लोएस्ट। फिर कहता है व्हाट इज द रेंज। तो रेंज क्या होगी? रेंज होती है, अभी आपने देखा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यानी 9 माइनस 1, इसकी रेंज आ गई 8। रेंज हमें बताती है कि सबसे छोटे और सबसे बड़े में कितना अंतर है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े नंबर में 8 का फर्क है, यानी ये सारे नंबर किस रेंज में है? ये सारे नंबर 8 की रेंज में है। ओके, फिर कहते हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन निकालने का एक तरीका तो तुमने देखा है क्या, कि इन सबको ऐड करके इसके नंबर से डिवाइड कर दो। जैसे ये 20 है, इन सबको ऐड करके 20 से डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे नंबर 1 एक बार आया है तो 1 लिख दो, नंबर 2 दो बार आया है तो 4 लिख दो। क्यों? कि 2 + 2 4, यानी हमने सारे 2 जोड़ दिए। नंबर 3 एक बार आया है, लिख दो। नंबर 4 3 बार आया है, यानी 4 4 4, और अगर 3 बार जोड़ते तो कितना आता? 12 आता। नंबर 5 5 बार आया है, तो मैं क्या लिख दूं? मैं 25 लिख दूं। नंबर 6 4 बार आया है, 4 बार 6 आया है, अगर चारों 6 को ऐड कर दें तो कितना हो गया? 18 आ गया। दोनों 7 ऐड कर दें तो कितना हो गया? 14 आ गया। 8 एक बार आया है और 9 भी एक बार आया है, राइट। और टोटल नंबर कितने हैं? सॉरी, अब यहां से काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 3 नंबर्स को ऐड किया है, ये 2 नंबर्स को ऐड किया, ये 5 नंबर्स को ऐड किया है। टोटल नंबर कितने हैं? ये टोटल नंबर है ये 20। तो इनको ऐड करके 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कि एवरेज क्या है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या सबको अलग अलग ऐड करके भी 20 से डिवाइड करके कर सकते हैं। आई सजेस्ट, जब हमने टेबल बना ही ली है तो ये तरीका
अधिक अच्छा है। एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या हैं? 0, 1, 2, 3, 4। These are the first 5 whole numbers। और क्योंकि 5 नंबर सेट किए हैं, बेशक 0 भी इसमें है, वो भी एक नंबर है, अपॉन 5। कितना हो गया ये? 4 और 3 7, 8 9 और 1 10। 10 upon 2 equals 5। So the mean of the first 5 whole numbers is 5। अगर वो कहता मीन ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो क्योंकि होल नंबर तो 0 से शुरू होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स होंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5। 3 प्लेयर्स ने 4 गेम्स खेले और 4 गेम्स में क्रमशः इतने रन्स बनाए। क्रिकेट के अंदर 4 गेम्स में इतने रन्स बनाए। अब वो कहता है कि ए का मीन निकालो, कि ऑन एन एवरेज ए ने कितने रन्स बनाए। हम कहेंगे मीन ऑफ ए, कैसे निकालते हैं मीन? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो 16 + 14 + 10 + 10 अपॉन 4 मैचेस है, 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 50/4। उसे काटा, ये आ गया 25 और ये आ गया 12.5। देखो 12.5 रन नहीं बना सकता प्लेयर ए, या तो 12 रन बनाएगा या 13 रन बनाएगा, लेकिन मीन 12.5 आ सकता है। इसका मतलब है उसने 12.5 के आसपास रन बनाए हैं, कभी थोड़े से कम कभी थोड़े से ज्यादा। मीन ऑफ बी, अब बी का मीन निकालना है। बी ने कितने कितने रन बनाए? पहले गेम में उसने कोई रन नहीं बनाया, दूसरे में 8 बनाए, तीसरे में 6, चौथे में 4/4। बेशक उसने पहली गेम में 0 रन बनाए, लेकिन नंबर ऑफ गेम्स कितनी है? 4 जो उसने अटेम्प्ट करी, और उसने इतने रन्स बनाए। तो ऑन एन एवरेज उसने कितने रन बनाए? 18/4 तो 9, उसने ऑन एन एवरेज 4.5 रन्स बनाए। मीन ऑफ सी, सी ने कितने रन बनाए? सी ने रन बनाए 8 + 11 + 30/3। सी ने ये मैच खेला ही नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं किया। बी ने ये मैच खेला, बेशक 0 रन बनाए, लेकिन अटेम्प्ट किया, खेला, लेकिन यहां इसने ये मैच खेला ही नहीं, तो कितने रन बनाता कुछ पता ही नहीं। तो इसका एवरेज हम 3 में से लगाएंगे, और वो कितना आ गया? 32/3, राइट। इसका आ गया 32/3, कितना हो गया? ये हो गया 10.6 के करीब। तो इस प्रकार से इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। यहां ध्यान रहेगा, अगर 0 है तो वो काउंट होगा, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है, खेला ही नहीं, तो फिर काउंट नहीं होगा कि वो मैच तो वो खेला ही नहीं, तो हम नहीं कह सकते कि वो 0 रन बनाता या कितने बनाता, तो फिर उसका एवरेज हम 3 में से निकालेंगे। बच्चों सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसकी रही? देखो अगर हम एवरेज नहीं निकालते तो कभी कोई कितने रन बना रहा है, कोई कितने रन बना रहा है, यहाँ ये 10 बना रहा है, यहाँ ये 11 बना रहा है, यहाँ ये 10 बना रहा है, यहाँ ये 13 बना रहा है, तो इनको देखकर हम नहीं पता लगा सकते कि किसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रही चारों मैचों में। लेकिन एवरेज से हम क्या बता सकते हैं? एवरेज से हम फटाक से बता सकते हैं कि प्लेयर ए की परफॉर्मेंस
चारों मैचों में सबसे बढ़िया रही। तो आज तुमने दो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज देखी, मीन एंड रेंज। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। और इनका थोड़े से क्वेश्चंस देखे। अब तुम एक्सरसाइज 3.1 अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, गुड बाय।